आइए अब हम पढ़ते हैं पूंजी खाते के बारे में, जिसे व्यापार शेष या भुगतान शेष के घाटे को पूरा करने का एक साधन माना जाता है। भुगतान शेष के पूंजी खाते के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि चालू खाते को किस तरह पूरा किया गया। अवधि 1 तथा अवधि 2 में लगभग सारा घाटा रियायती दरों से प्राप्त सहायता से भरा गया था। इसके विपरीत अवधि 3 में घाटे का काफ़ी बड़ा अंश गैर रियायती दरों पर प्राप्त ऋणों से पूरा करना पड़ा। 1980 में विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त सहायता का अंश 89% था, जो 1990 तक आते आते 35% रह गया। इस प्रकार विदेशी सहायता और ऋणों में काफ़ी अंतर आ गया। ऋणों पर ब्याज की दर बढ़ती गई और अवधि कम होती गई। इसके परिणामस्वरूप कुल विदेशी ऋण में बढ़ोतरी होती चली गई। भारत सरकार ने 1980 के आरंभ में ही भुगतान शेष की कठिन परिस्थितियों का अंदाज़ा लगा लिया था। इसलिए उसने EFF यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अधीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक समझौता कर लिया, जिसके तहत सदस्य देशों को सहायता देने की व्यवस्था की गई थी। EFF की सहायता से भारत अपने चालू घाटे को भर पाने में काफ़ी हद तक सफल रहा। सन 1991-92 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2077 करोड़ रुपए और 1992-93 में 3363 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई। अवधि 3 में व्यापार शेष में घाटा बढ़ने से तथा रियायती दरों पर सहायता कम हो जाने से भारत को घाटा पूर्ति के लिए उच्च लागत विकल्पों जैसे विदेशी वाणिज्यिक उधार, अनिवासी भारतीय जमाएं, अल्पकालीन ऋण तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता लेनी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इससे जो भी सहायता ली जाती है उसके पीछे कड़ी शर्तें होती हैं। विदेशी वाणिज्यिक उधार, अनिवासी भारतीय जमाएं और अल्पकालीन ऋण विदेशी सहायता से अधिक महंगे होते हैं। इसके कारण भविष्य में देनदारियों में बढ़ोतरी होती जाती है। यदि इन खातों से अधिक धन निकाल लिया जाए तो विदेशी मुद्रा के भंडारों में कमी हो सकती है। आइए अब हम पढ़ते हैं 1991 के बाद भुगतान शेष की स्थिति। 1991 के बाद भुगतान शेष की स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी अलग रही। 1993-94 में भुगतान शेष की स्थिति में काफ़ी सुधार दिखाई दिया। इस वर्ष चालू खाते में घाटा सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.4% था। विदेशी मुद्रा भंडार 8.5 महीने की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफ़ी थे। चालू खाते में जो घाटा 1992-93 में $3.5 बिलियन था, वह 1993-94 में और भी कम होकर $1.2 बिलियन रह गया। औद्योगिक गतिविधियों में तेज वृद्धि के परिणामस्वरूप आयातों में तेज वृद्धि हुई, जबकि निर्यातों में थोड़ी कमी हुई। इस वर्ष विदेशी विनिमय भंडार में $2.9 बिलियन की कमी हुई। 1996-97 में भुगतान शेष की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। 1998-99 में चालू खाते में
घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1% रह गया। विदेशी विनिमय भंडारों में $3.8 बिलियन की वृद्धि हुई और भुगतान शेष की स्थिति संतोषजनक रही। सन 2000-2001 में और सुधार हुआ और चालू खाते में घाटा कम होकर 0.5% रह गया। विदेशी मुद्रा भंडार में भी $5.84 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। लगातार 3 वर्ष यानी 2000 से लेकर 2003 तक अधिशेष दिखाने के बाद 2004-05 में एक बार फिर से चालू खाते में घाटा हुआ। इस घाटे का कारण वस्तुओं के आयात में होने वाली वृद्धि था। अदृश्य मदें भी इस घाटे को पूरा करने में असक्षम थी। आइए अब हम पढ़ते हैं संतोषजनक भुगतान शेष की स्थिति के कारण। पिछले कुछ वर्षों में भारत की भुगतान शेष की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुए। इस स्थिति के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1, अदृश्य मदों से बढ़ती आय। वर्ष 2001 से लेकर 4 में अदृश्य मदों में शुद्ध आय व्यापार शेष में घाटे से अधिक रही, अर्थात अधिशेष प्राप्त हुआ। वर्ष 2009-10 और 2010-11 में अदृश्य मदों से प्राप्त आय ने 67.7% और 64.8% व्यापार शेष घाटे की भरपाई की। नंबर 2, विदेशी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि। 1980 के दशक में चालू घाटे को कम करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में विदेशी वाणिज्यिक उधार लिए गए, जो कि देश की कुल पूंजी का 25% था। वर्ष 2009-10 में विदेशी वाणिज्यिक उधार केवल $2000 मिलियन था। 2010-11 में विदेशी वाणिज्यिक उधार $12,506 मिलियन हो गया, जो कि कुल पूंजी का 20.2% था। नंबर 3, अनिवासी जमाएं। 1980 के दशक में अनिवासी जमाओं में भी तीव्र वृद्धि हुई। यह स्थिति 1990 के दशक तक बनी रही। भारत सरकार अनिवासी भारतीयों के लिए कई तरह की छूट और रियायतों की घोषणा करती रही, ताकि वे भारत में धन भेजते रहें और निवेश करते रहें। वर्ष 2009-10 में अनिवासी जमाएं $2,922 मिलियन थी, जो 2010-11 में $3,238 मिलियन हो गई।